अच्छा सर, ये फरमाएं कि पंजाब को कितना खतरा है जल्जलों से, बिलखसूस जनूबी पंजाब और रियासत बहावलपुर को। दरियाए सिंध के हवाले से, दरियाए सिंध के मैदान के हवाले से, मैदान के दो हिस्से हैं। एक है बालाई मैदान, सिंध का बालाई मैदान जिसमें पंजाब आता है। दूसरा जेरी मैदान जिसमें सूबा सिंध का मैदानी इलाका आता है। ये दोनों मैदान फाल्ट लाइन से बाहर है, जल्जलों से पाक है। यहाँ ना कोई जल्जला आ सकता है, बज़ाहिर कोई असबाब नहीं है। लेकिन हिमालय में जो बहुत बड़ा जल्जला आएगा तो वो पंजाब को मुतासिर कर सकता है। और अगर इधर मगरब में को सुलेमान में कोई बहुत बड़ा जल्जला आए तो वो बलूचिस्तान को और साथ जनूबी पंजाब को मुतासिर कर सकता है। बतौर अर्जियाती साख्त खासतौर पर रियासत बहावलपुर मुकम्मल तौर पर जल्जलों से पाक है। जो बहुत बड़ा जल्जला आएगा उसकी वेव तो यहाँ से गुजर सकती है, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर मैदानी इलाका और खास तौर पर रियासत बहावलपुर, जनूबी पंजाब का पूरा इलाका जल्जलों के असरात से बाहर है। और इसी तरह थर और चोलिस्तान का इलाका भी जल्जलों के असरात से बाहर है। अलबत्ता यह है कि को सुलेमान का कोई बहुत बड़ा जल्जला इनको मुतासिर कर सकता है, अदरवाइज ये इलाके सारे सेफ है, महफूज है। अच्छा सर, ये बताएं जियोलॉजी और ज्योग्राफी में क्या फ़र्क है, और ये भी साथ बता दें कि पाकिस्तान और ईरान हमसाया ममालिक हैं। ईरान में मादनियात की बहुतात है, लेकिन यहाँ पे कोई मादनियात नहीं निकल रही और पेट्रोल इतना महंगा है। ये डॉक्टर साहब, जहां तक जमीन की साख्त का ताल्लुक है, जमीन की साख्त से अर्जियात वजूद में आई है। अर्जियात जमीन की साइंस है, जमीन की गहराई तक जो पढ़ा जाता है उसको जियोलॉजी कहते हैं, उर्दू में अर्जियात कहते हैं, इल्मुल अर्ज कहते हैं। और जमीन की सतह के ऊपर, सतह को इंक्लूड करते हुए ऊपर फिजा तक ये जो हवाएं हैं, जो बादल है, जो बारिश है, जो हवाओं के असरात है, ये मौसमियात है, मौसमियात की तब्दीली है, ये ज्योग्राफी का बड़ा अहम हिस्सा है। इसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। तो जमीन की सतह को शामिल करते हुए फिजा तक जितनी भी तब्दीलियां आती है इल्म ज्योग्राफी कहलाता है। और जमीन के अंदरून की जो साख्त है, उसकी मटेरियल है, उसकी कंपोजिशन है, मिनरल्स है, कीमती मादनियात है, ये अर्जियात के जुमरे में आते हैं। और जमीन के अंदरूनी तबकात भी अर्जियात के जुमरे में आते हैं, जियोलॉजी उसको कहते हैं। जहां तक पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुक है तो दोनों ममालिक की अर्जियाती साख्त एक जैसी है, लेकिन मसला यहाँ थोड़ा बैनुल-अक़वामी कुव्वतों का और पॉलिटिकल इश्यूज है। ईरान में तेल के ज़खायर है, तो क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की अर्जियाती साख्त एक जैसी है, लिहाजा तेल के ज़खायर यहाँ भी है। लेकिन अब यह है कि जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को इन्हिसारी की तरफ नहीं जाने देती। अगर पाकिस्तान अपना पेट्रोल इस्तेमाल करे, पेट्रोलियम यूज करे, कुदरती गैस के वसी ज़खायर जो मौजूद है, जितने ईरान में है उतने ही पाकिस्तान में है, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा, बल्कि खुद कफील से भी बढ़ के एक इंतहाई तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसारी का मुल्क बन जाएगा। लेकिन बैनुल-अक़वामी कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान, क्योंकि आलम इस्लाम के मरकज में है और इसकी जो लोकेशन है इसकी इंतहाई अहम है, लिहाजा पाकिस्तान को माफियाज के सुपुर्द किया हुआ है। ये सियासतदान माफिया है और मुसलसल अवाम की मर्जी को, अवाम की राय को कुचला जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना तो आजादी से अपने मादनी वसाइल इस्तेमाल कर सकता है और ना ही खुद इन्हिसारी की तरफ जा सकता है। तो सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को कमजोर रखना ये बैनुल-अक़वामी कुव्वतों का एजेंडा है, लिहाजा उस पर अमल किया जा रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अवाम की राय को नजरअंदाज करके ये सूरत हाल पैदा की जा रही है। अच्छा सर, अर्जियात के हवाले से समंदरों की साख्त के बारे में भी कुछ बता दें। अर्जियात पर जो तब्दीलियां आती है वो उसके असरात बराह रास्त समंदर में मुरतब होते जाते हैं। सिलाब आते हैं, जहां जहां सिलाब आते हैं, जहां जहां दरियाओं में तुगयानी आती है, वो मवाद, वो पौधे, वो हैवानात समंदर में तह बतह जमा होते रहते हैं। तो जो समंदर की सबसे निचली पहली तय है वो अर्जियात पर लाइफ की, अर्जियात पौधों और हैवानात की
जो है ना वो एक रिकॉर्ड मौजूद है। वो अगर किसी ने अर्जियाती हिस्ट्री को पढ़ना हो तो समंदर की तह को पढ़ ले। वो अर्थ हिस्ट्री के पेजेस है समंदर की तह। पहली तह में उस दौर के पौधे और हैवानात महफूज है, उसके ऊपर जो तह है, इसी तरह तह ब तह हर दौर की अर्जियाती हिस्ट्री और उसकी जो ना फाना और फ्लोरा उसके रिकॉर्ड मौजूद है। तो लिहाजा समंदरों की बहुत अहमियत है। और अर्थ हिस्ट्री को समझने के लिए अगर जमीन को खोदा जाए तब भी उसके तबकात को स्टडी किया जा सकता है, लेकिन समंदर की तह को पढ़ा जाए तो ये अर्थ हिस्ट्री के इंतहाई महफूज पेजेस मौजूद है हमारे यहाँ। और फिर ये भी है कि लाखों करोड़ों हैवानात जो बैक्टीरिया मुख्तलिफ लातादाद कॉलोनियां दफन होती रही है, उनकी वजह से भी समुद्रों में पेट्रोलियम के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद है। अब पिछले चंद सालों में बहिरा अरब में खुशखबरी सुनाई गई थी कि कुएं कामयाब हो गए हैं और पेट्रोलियम के ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं और मुबारकबादों की लहर उठी और बैन अवी ताकतें अपने लंगर लंगोट कस के पूरे पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हो गई। तो दरअसल ये जो समंदर है ये भी पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर हैं। उनमें से बहिरा अरब भी पेट्रोलियम के ज़खायर में से एक ज़खीरा है और अर्थ हिस्ट्री के पेजेस में से एक महफूज बुक भी मौजूद है। अच्छा सर, जनूबी पंजाब के कल्चर में ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की धरती है ये चौलिस्तान और रोही। तो चौलिस्तान और रोही की जो स्ट्रक्चर है, जो अर्जियाती स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, इसके बारे में बता दें। वैसे तो पाकिस्तान की सरजमीन क़ब्ल तारीख से अहम रही है। इसमें कदीम तरीन तहजीब के आसार मौजूद है और दुनिया की वसी तरीन तहजीब यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, जिसको इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। और ख़ास तौर पर रूहानी लिहाज से हम देखें तो ये पाकिस्तान औलिया की सरजमीन भी है और लातादाद औलिया इस जमीन पर गुजरे हैं जिन्होंने अपने फक्र और मोहब्बत और अखुवत और भाईचारे की वजह से यहाँ इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम को चप्पे चप्पे में फैलाया। और अब उनकी असरात की वजह से यहाँ पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का एक बहुत बड़ा कला की सूरत में मौजूद है। जहां तक थर और रोही का ताल्लुक है तो ये इसी तरह रेगिस्तान नहीं था। ये करोड़ों साल पहले यहाँ लहलहाते बहुत घने जंगलात थे। एक अरावाली हिल्स का एक सिलसिला 300 किलोमीटर के फासले तक फैला हुआ था, अरावाली हिल्स, और वो बर्फपोश सिलसिला था। वहां से बर्फ पिघलती थी और कुर्ब जवार में थर तक ये इंतहाई घने जंगलात थे। रोही में भी घने जंगलात थे। अब वो जंगलात दब गए, पहाड़ घिस गए। जैसलमेर और बीकानेर के कुर्ब जवार में उनके आसार, उनकी जड़ें मौजूद हैं, लेकिन वो जो जंगलात थे वो जमीन के नीचे दब गए लाखों साल पहले। और अब वो दुनिया के तीसरे नंबर के कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो पूरे एशिया को हम थर्मल बिजली फराहम कर सकते हैं। थर और रोही के कोयले के ज़खायर जो जमीन की सतह के करीब भी है, उनका निकालना आसान भी है। अगर हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट को अमली जमा पहनाए तो हम कई सालों तक पूरे एशिया को थर्मल बिजली फराहम कर सकते हैं। लेकिन मसला फिर वही है कि बैनुल-अक़वामी कुव्वतें चाहती है कि पाकिस्तान भीख मांगता रहे और यहाँ कुछ गिरोह भीख मांगने में पेश रहे, और यही पाकिस्तान की किस्मत है। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह तब्दीली ले आएगा और पाकिस्तान के अवाम तब्दीली ले आएंगे और खुद इन्हासारी की मंजिल में पाकिस्तान को दाखिल कर देंगे। अल्लाह पाक ये उम्मीद है और पाकिस्तान के वफादार, पाकिस्तान के मुहाफिज वफादारों पर भी ये उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को खुद इन्हासारी की तरफ ले जाएंगे। अब हम दुनिया के मोहताज नहीं रहेंगे और ये उस सूरत में होगा जब माफियात शिकस्त खा जाएंगे और पाकिस्तान के वफादार और मुहाफिज लोग बरसरे अमल आ जाएंगे, मैदान अमल में कूदेंगे और अवाम की कुव्वत के साथ मिलकर पाकिस्तान को खुद इन्हासारी की मंजिल में दाखिल करेंगे। इंशाल्लाह सर हमारी उम्मीद है और पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की देगा अल्लाह पाक। थैंक यू सो मच सर, आपके मुताले और इल्म की जो वुसअत है माशाल्लाह उस पे कोई शक नहीं है हमें। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये नशिस्तें जारी रहें और इसके अलावा जो हिस्ट्री है, रिलीजियस है, इस्लामिक हिस्ट्री है
اور اس کے علاوہ سرائکی زبان پہ بھی اور آپ کافی عبور ہے آپ کو، اور سرائکی شاعری بھی آپ نے لکھی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو رہے گی. تو امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں وقت دیں گے. ڈاکٹر نوید الرحمان صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبت کا معترف ہوں. اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی عطا کرے اور آپ کے علوم میں اللہ پاک اضافہ فرمائے. یہ میری دعا ہے آپ کے لیے. سلامت رہیں، خوش رہیں. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ.